नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये खास चर्चा है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। आज है 10 नवंबर 2025 और ये हमारी समसामयिक घटनाओं की सीरीज का पहला भाग है। जी हाँ, इसमें हम अलग-अलग स्रोतों से जानकारी लेकर उसका विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, जैसे विज्ञान, पर्यावरण, रक्षा, सरकारी योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो। हाँ, तो वो एक तरह से रिवीजन जैसा हो जाएगा। सही। कोशिश यही रहेगी कि आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। पहली खबर प्रकृति के एक अनोखे रूप से जुड़ी है, ज्वालामुखीय बिजली, वोल्केनिक लाइटनिंग जिसे कहते हैं। ये आम बिजली से तो काफी अलग होती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम पर होती है, खासकर शुरुआती स्टेज में। इसका जो मेन कारण है ना, वो ज्वालामुखी से निकले राख के कण होते हैं। अच्छा। वो जब आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे स्टैटिक बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जैसे वो ऊनी कपड़ों में कभी-कभी होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर बहुत बड़े, मतलब विशाल स्केल पर। इससे चार्ज बनता है और फिर बिजली कड़कती है। और ये दो जगहों पर ज्यादा दिखती है। एक तो जमीन के पास, जहां राख का गुबार बहुत घना होता है, और दूसरा गुबार में काफी ऊंचाई पर। वहां क्या होता है कि मैग्मा से निकली भाप जमकर बर्फ के कण बना लेती है। बर्फ के कण ज्वालामुखी में? हाँ, ऊंचाई पर तापमान कम होने से, और फिर ये बर्फ के कण आपस में टकराते हैं, उससे भी बिजली पैदा होती है। दिलचस्प बात यह भी है कि ज्वालामुखी के गुबार में पानी की मात्रा गरज वाले बादलों से भी ज्यादा होती है। ये शायद प्रीलिम्स के लिए काम का पॉइंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इसका जिक्र इतिहास में भी है। प्लिनी द यंगर ने 79 एडी में इटली का जो माउंट वेसुवियस फटा था, हाँ, पोम्पे वाला। बिल्कुल, उस वक्त इसका वर्णन किया था। और बाद में 19वीं सदी में एक इटालवी वैज्ञानिक थे, लुइजी पामिएरी, उन्होंने भी इसे दर्ज किया। अच्छा, तो इतिहास से भी जुड़ा है ये। हम वेसुवियस पर थोड़ी देर में फिर बात करेंगे। जरूर। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी एक अहम खबर देखते हैं। पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति, मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, उसने शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर चिंता जताई है। कहा है कि इससे पश्चिमी घाट की जैव विविधता को भारी नुकसान हो सकता है। हाँ, ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में शरावती नदी पर प्रस्तावित है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 2000 मेगावाट क्षमता का। इसमें होता यह है कि दो पहले से बने हुए जलाशय हैं, तालाकलाले और गेरुसोप्पा। अच्छा। इनके बीच पानी को ऊपर नीचे पंप करके बिजली बनाई जाती है, पंप स्टोरेज जिसे कहते हैं। यानी जब बिजली की मांग कम हो, हाँ, तो पानी को नीचे वाले से ऊपर पंप कर दो। हाँ, तालाकलाले में। और जब मांग बढ़ जाए पीक आवर्स में, तो उसी पानी को नीचे छोड़कर नीचे गेरुसोप्पा में छोड़कर टरबाइन घुमाई जाती है। बिल्कुल, ये कुछ तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना जैसा मॉडल लग रहा है। और शायद बेंगलुरु को पीने का पानी देने का भी मकसद है इसका। हाँ, वो भी एक उद्देश्य बताया जा रहा है। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट शरावती वन्य जीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन, मतलब ESZ में आता है। ओह, ESZ में? तब तो चिंता की बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये इलाका बहुत संवेदनशील है। लायन टेल्ड मकाक जैसे लुप्तप्राय बंदर, हॉर्नबिल, किंग कोबरा और पश्चिमी घाट के कई ऐसे पौधे जो कहीं और नहीं मिलते, उनका घर है ये। ESZ और वहां के प्रोजेक्ट्स यूपीएससी के पर्यावरण सेक्शन के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ। अच्छा, शारावती नदी के बारे में भी कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर सवाल बनते हैं अक्सर। सही कहा। शरावती जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है और फिर उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हुई कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में होन्नावर के पास अरब सागर में मिल जाती है। छोटी ही नदी है, करीब 128 किलोमीटर लंबी। और जोग फॉल्स वो इसी पर है ना? हाँ, बिल्कुल। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग फॉल्स, करीब 253 मीटर ऊंचा, वो इसी शरावती नदी पर है। इसकी सहायक नदियां भी हैं कई, नंदीहोल, हरिद्रावती, माविनहोल वगैरह। ठीक है, चलिए अब तकनीक की दुनिया में चलते हैं। तमिलनाडु चावल अनुसंधान संस्थान यानी TRRI आदुथुरई में हाल ही में एक सेंटिलोमीटर लगाया गया है। ये सेंटिलोमीटर क्या चीज है? सेंटिलोमीटर देखिए एक ऑप्टिकल उपकरण है जी, मतलब लाइट का इस्तेमाल करता है। ओके। आसान भाषा में समझें तो ये जमीन की सतह और हवा के बीच गर्मी और नमी का जो लेन देन होता है ना, उसको मापता है। कैसे मापता है? ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच एक लाइट बीम भेजता है।
अब हवा में जो हलचल होती है, टर्बुलेंस जिसे कहते हैं, हाँ। उसकी वजह से लाइट बीम में बहुत हल्का तेज उतार चढ़ाव आता है। इसी को सिंटिलेशन कहते हैं। अच्छा। तो इसी उतार चढ़ाव का विश्लेषण करके ये पता लगाते हैं कि जमीन से हवा में कितनी गर्मी ट्रांसफर हो रही है। और इसे TRI की क्रिटिकल जोन ऑब्जर्वेटरी CZO में लगाया गया है। सुना है भारत में ऐसी सिर्फ 3 ऑब्जर्वेटरी हैं। जी हाँ, ये उनमें से एक है और तमिलनाडु में तो अकेली ही है। CZO पहले से ही मौसम, मिट्टी की नमी वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी। अब सिंटिलोमीटर लगने से सीधे सेंसिबल हीट फ्लक्स, मतलब वो गर्मी जिसे महसूस किया जा सकता है, उसका सीधा अनुमान मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि इससे वाष्पीकरण, उत्सर्जन, मिट्टी की नमी और जो लोकल मौसम है उसके अनुमान बेहतर होंगे। तो सीधा फायदा सिंचाई की प्लानिंग और लोकल मौसम पूर्वानुमान में मिलेगा। खासकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लिए ये काफी अहम है, क्लाइमेट चेंज के असर को देखते हुए। तकनीक का ये इस्तेमाल तो कृषि के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की तरफ चलते हैं। चीन की नौसेना PLN उसने हाल ही में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान शामिल किया है। जी हाँ, फुजियान चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है। पहले 2 थे, लियाओनिंग और शेडोंग, लेकिन फुजियान ज्यादा एडवांस्ड है और ये चीन का पहला ऐसा कैरियर है जिसे पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। तो ये चीन के लिए एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही चीन अब अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर वाला देश बन गया है। हालांकि अमेरिका के पास 11 हैं, तो फासला अभी भी काफी है। हाँ, फासला तो है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिहाज से ये एक अहम डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। फुजियान की सबसे खास बात है इसका कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम। कैटापल्ट जैसे अमेरिकी कैरियर्स पर होता है? बिल्कुल, चीन के किसी कैरियर में ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले वाले स्की जंप रैंप इस्तेमाल करते थे। अच्छा। कैटापल्ट से फायदा ये है कि भारी वजन वाले लड़ाकू विमान और खासकर बड़े निगरानी और पूर्व चेतावनी वाले विमान, मतलब AWACS, उन्हें भी लॉन्च किया जा सकता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट है ना? दुनिया में दूसरा? हाँ, ईमल्स जिसे कहते हैं। हाँ। अमेरिका के USS गेरल्ड फोर्ड के बाद ये दुनिया का दूसरा ऐसा कैरियर है जिसमें ये तकनीक है। लेकिन ये अभी भी परमाणु ऊर्जा से नहीं चलता? नहीं, ये पारंपरिक ऊर्जा से चलता है। हाँ। तो इसकी रेंज सीमित है, करीब 8000 से 10,000 नॉटिकल मील। फ्लाइट डेक सपाट है और वजन 80,000 टन से ज्यादा बताया जा रहा है। विमान कितने ले जा सकता है? अनुमान है 40 से 60 के बीच। अमेरिकी सुपर कैरियर 60 से 70 तक ले जा सकते हैं। और लॉन्च करने की स्पीड वगैरह में भी फर्क होगा? हाँ, फुजियान में 2 एयरक्राफ्ट एलिवेटर और 3 कैटापल्ट है, जबकि जो लेटेस्ट अमेरिकी कैरियर है USS फोर्ड, उसमें 3 एलिवेटर और 4 कैटापल्ट है। तो अमेरिकी कैरियर ज्यादा तेजी से विमानों को लॉन्च और रिकवर कर सकते हैं। मतलब फुजियान एक बड़ी तकनीकी छलांग जरूर है, पर अमेरिका से तुलना करें तो कुछ अंतर अभी भी बाकी हैं। ये तुलना करना जरूरी था। अच्छा, अब इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं। हाँ। भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष पेपर हवा से मिले थे, जी हाँ, उनका एक हिस्सा हाल ही में भूटान के एक प्रमुख मठ ताशी छोड़नजोंग में स्थापित किया गया है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये भारत और भूटान के बीच जो गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं उनको दिखाता है। ये अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश में पिपरे हेवा स्तूप की खुदाई में मिले थे। पिपरे हवा, ये वही जगह है जिसे प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है? हाँ, ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि ये बुद्ध की मातृभूमि कपिल वस्तु से जुड़ा है। इन अवशेषों में बुद्ध की मानी जाने वाली हड्डियां मिली थीं, क्रिस्टल के ताबूत थे, सोने के गहने, रत्न, काफी कुछ था। और शायद कोई लेख भी मिला था? हाँ, एक ताबूत पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख मिला था जो इन अवशेषों को सीधे शाक्य वंश से जोड़ता है, जिससे बुद्ध संबंधित थे। खोज एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, विलियम क्लैक्सटन पेप्पे, उन्होंने की थी। फिर इन अवशेषों का क्या हुआ? जाहिर है ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया होगा। हाँ, उस समय का जो कानून था 1878 का भारतीय खजाना निधि अधिनियम, उसके तहत ब्रिटिश क्राउन ने दावा किया हड्डियों और राख का जो मुख्य हिस्सा था वो सियाम यानी आज के थाईलैंड के राजा को तोहफे में दे दिया गया। ज्यादातर रत्न और गहने कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में भेज दिए गए। पेपे को भी कुछ हिस्सा रखने की इजाजत मिली थी। तो अब ये भूटान कैसे पहुंचे? देखिए, भारत में इन पिपरावा अवशेषों को AA श्रेणी का पुराविशेष माना जाता है। मतलब इन्हें देश से बाहर ले जाना या बेचना मना है। फिर 1971-77 में ASI ने दोबारा खुदाई की तो हड्डी के 22 और टुकड़े मिले।
वो अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। अच्छा। हाल ही में क्या हुआ कि जो हिस्सा पेपे परिवार के पास था वो नीलामी के लिए रखा गया, तो भारत सरकार ने गोदरेज समूह के सहयोग से उसे सफलतापूर्वक वापस हासिल किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इसी वापस लाए गए हिस्से में से कुछ अवशेष एक सद्भावना के तौर पर गुडविल जेस्चर के तौर पर भूटान भेजे गए। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की वापसी और कूटनीति दोनों का एक अच्छा उदाहरण है। वाकई। अच्छा, अब जीव विज्ञान से जुड़ा एक रोचक विषय मेलेनिन। कहा जाता है कि इसी के वजह से हमारे पूर्वज करीब 50,000 साल पहले अफ्रीका में तेज धूप से बच पाए। बिल्कुल। मेलेनिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य मतलब पिगमेंट जो ज्यादातर जीवों में पाया जाता है। इंसानों में ये त्वचा, बाल और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार है। ये बनता कहाँ है? ये हमारी त्वचा में खास कोशिकाएं होती हैं, मेलानोसाइट्स, उनके अंदर बनता है। इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं क्या? हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक है यूमेलेनिन जो भूरे और काले रंग देता है। हाँ। दूसरा है फियोमेलानिन, ये लाल या पीले रंग का होता है। जिन लोगों के बाल लाल होते हैं उनमें ये ज्यादा होता है। अच्छा। और तीसरा है न्यूरोमेलानिन, ये दिमाग में पाया जाता है। और त्वचा से जुड़ी कुछ बीमारियां भी तो इससे संबंधित हैं, जैसे वो सफेद दाग, विटिलिगो। हाँ, विटिलिगो में मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। एक और है एल्बिनिज्म, उसमें मेलानिन बनता ही नहीं है और कभी-कभी मेलानिन ज्यादा बनने लगता है, जिसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। उससे काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो मेलानिन का मुख्य काम क्या है? सिर्फ रंग देना या कुछ और भी? रंग देना तो एक काम है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है त्वचा को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों से बचाना। कैसे? ये यूवी किरणों को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और त्वचा कैंसर के खतरे को कम करता है। इसके अलावा जानवरों में ये छिपने में यानी कैमोफ्लेज में मदद करता है और शरीर का तापमान कंट्रोल करने में, थर्मोरेगुलेशन में भी इसकी भूमिका है। अच्छा। तो ये विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जीवों ने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाला। विकास की बात चली है तो अब सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं पर आते हैं। हाल ही में इथियोपिया के कुछ प्रतिनिधि भारत आए थे जी, और उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM, उससे सीखकर अपने देश के कार्यक्रम में लागू करने की इच्छा जताई है। ये तो भारतीय मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय पहचान हुई। निश्चित रूप से DAYNRLM भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों को, खासकर महिलाओं को, स्वयं सहायता समूहों SHGs में जोड़ना। अच्छा। और फिर उन्हें लगातार मदद देना ताकि वो अपनी आजीविका चला सके और उनकी आय स्थायी रूप से बढ़े। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? संक्षेप में, योजनाओं के उद्देश्य अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसके आप कह सकती हैं 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, गरीब महिलाओं के खुद के चलाए हुए आर्थिक रूप से मजबूत सामुदायिक संस्थान बनाना। दूसरा, वित्तीय समावेशन, मतलब बैंक लोन वगैरह तक उनकी पहुंच आसान करना। तीसरा, आजीविका के जो साधन हैं उन्हें विविध बनाना, मजबूत करना। और चौथा, जो सरकारी योजनाएं हैं और उनके अधिकार हैं उन तक उनकी पहुंच पक्की करना। ये योजना पहले किसी और नाम से जानी जाती थी। हाँ, ये पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कहलाती थी। 2010 में इसे पुनर्गठित करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM बनाया गया और फिर 2016 में इसका नाम बदलकर DAYNRLM कर दिया गया। ये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चलाते हैं, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। हाँ, NSAP भारत के सामाजिक सुरक्षा सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे 1995 में शुरू किया गया था। ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ही आता है। अच्छा। और ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंडेड योजना है, सेंट्रली फंडेड स्कीम। इसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे, मतलब BPL परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं और विकलांग व्यक्ति हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत कई उपयोजनाएं हैं, उनका जिक्र भी जरूरी है। बिल्कुल। इसमें 5 मुख्य उपयोजनाएं हैं। पहली है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOPS।
ये 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बीपीएल बुजुर्गों के लिए है। कितना मिलता है इसमें? केंद्र सरकार 60 से 79 साल वालों को 200 रुपए प्रति माह और 80 साल से ऊपर वालों को 500 रुपए प्रति माह देती है। राज्य सरकारें इसमें अपनी तरफ से और भी मिला सकती हैं। ठीक है। दूसरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNWPS। ये 40 से 79 साल की बीपीएल विधवाओं के लिए है। इसमें केंद्र से 300 रुपए प्रति माह मिलता है और 80 साल से ऊपर की विधवाओं को 500 रुपए। तीसरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना IGNDPS। ये 18 से 79 साल के गंभीर रूप से विकलांग बीपीएल व्यक्तियों के लिए है। इसमें भी केंद्र से 300 रुपए प्रति माह मिलता है और 80 साल से ऊपर वालों को 500 रुपए। चौथी है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS। अगर किसी बीपीएल परिवार में कमाने वाले मुख्य सदस्य जिसकी उम्र 18 से 59 साल के बीच हो, उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 20,000 रुपए की एक मुश्त मदद मिलती है। और पांचवी है अन्नपूर्णा योजना। ये उन बुजुर्गों के लिए है जो वृद्धावस्था पेंशन IGNOPS के योग्य तो हैं, पर उन्हें किसी कारण से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उन्हें हर महीने 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। ये सभी योजनाएं यकीनन जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा सहारा है। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें। हाल ही में कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन हुआ, बिमरिन कॉन्फ्रेंस। हाँ। इसका मकसद बताया गया है ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाना। जी हाँ, बिम्सरन एक मंच है जो हर 2 साल में मिलेगा। इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं बिम्स्टेक सदस्य, उनके शोधकर्ताओं को आपस में जोड़ना ताकि ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों का जो सतत विकास है उस पर मिलकर काम हो सके। इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 के कोलंबो बिम्स्टेक्स शिखर सम्मेलन में की थी और विदेश मंत्रालय ने इसे इसी साल 2024 में लॉन्च किया है। तो ये जो पहले सम्मेलन हुआ कोच्चि में, इसकी मुख्य बातें क्या रहीं? इसमें बिम्स्टेक देशों के 25 संस्थानों के 50 से ज्यादा शोधकर्ता जुड़े। ये भारत की जो व्यापक क्षेत्रीय नीतियां हैं जैसे नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, इंडो पैसिफिक और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, बिल्कुल उन सब के अनुरूप है। सम्मेलन में समुद्री चुनौतियां, समुद्री इकोसिस्टम का स्वास्थ्य, रिसर्च और इनोवेशन, युवा वैज्ञानिकों के बीच नेटवर्क बनाना, समुद्री संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और नीतियों में तालमेल कैसे हो, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्लू इकोनॉमी वैसे भी यूपीएससी के लिहाज से एक उभरता हुआ महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। अब एक छोटी सी खबर दुनिया से। डेनमार्क की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया। एक राजनीतिक समझौता हुआ है इस पर। हाँ, ये डिजिटल वेलनेस को लेकर एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। डेनमार्क की बात करें तो ये उत्तरी यूरोप का एक स्कैंडिनेवियाई देश है। इसमें फेरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड भी आते हैं जो अटलांटिक महासागर में है। इसकी जमीनी सीमा सिर्फ दक्षिण में जर्मनी से लगती है और ये कई समुद्रों से घिरा है। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, कैटेगिट खाड़ी, कील खाड़ी। राजधानी कोपेनहेगन है। भूगोल के नजरिए से मैप बेस्ड सवालों के लिए ये लोकेशन जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और भौगोलिक रूप से डेनमार्क ज्यादातर समतल है, फ्लैट है। बस जूटलैंड प्रायद्वीप के बीच में कुछ पहाड़ी इलाके हैं। इसमें 400 से ज्यादा द्वीप भी शामिल हैं। अच्छा। तटरेखा काफी कटी-फटी है जिसमें कई फ्योर्ड्स हैं और गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की धारा के कारण यहाँ का मौसम पड़ोसी स्कैंडिनेवियाई देशों से थोड़ा हल्का रहता है, उतना ठंडा नहीं होता। नदियां और संसाधन। गुरेनाज यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ओडेंस, स्कैन भी प्रमुख नदियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मछली, नमक, चूना पत्थर वगैरह शामिल हैं। चलिए अब आज की आखिरी खबर पर आते हैं। ये इतिहास, कला और विज्ञान का एक तरह से मिश्रण है और ये हमें वापस हमारी पहली खबर पर भी ले जाएगी। अच्छा। इटली का जो माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी है, जिसके 1775 के विस्फोट को दिखाने वाली एक पुरानी मैकेनिकल कलाकृति को हाल ही में पहली बार चालू किया गया है, जीवंत किया गया है। अरे वाह, माउंट वेसुवियस, जिसके बारे में हमने ज्वालामुखी बिजली के संदर्भ में बात की थी। हाँ,
प्लिनी द यंगर वाला। बिल्कुल, ये इटली के पश्चिमी तट पर नेपल शहर के पास स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। ऊंचाई लगभग 1280 मीटर है, पर जैसा आपने कहा हर बड़े विस्फोट के बाद ये बदल जाती है। ये एक कंपोजिट स्ट्रैटोवोल्केनो है, मतलब राख और लावा की परतों से बना हुआ। और ये बना कैसे है? टेक्टोनिक्स? हाँ, ये यूरेशियन और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने सबदक्शन जोन पर स्थित है और ये मुख्य भूमि यूरोप का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ये टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी वाला टॉपिक भूगोल का एक अहम हिस्सा है। और इसके विस्फोट काफी खतरनाक माने जाते हैं। हाँ, बहुत। इसके विस्फोट अक्सर विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोसिव, और इनमें पायरोक्लास्टिक प्रवाह होता है। पायरोक्लास्टिक प्रवाह? मतलब बेहद गर्म गैस, राख और चट्टानों का एक बादल सा जो तेजी से पहाड़ की ढलान पर नीचे बहता है। बहुत विनाशकारी होता है ये। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिना जाता है। सबसे मशहूर तो इसका 79 AD वाला विस्फोट है, जिसने पोम्पेई और हर्क्यूलियनियम शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था, राख में दबा दिया था। बिल्कुल। आखिरी बड़ा विस्फोट 1944 में हुआ था। और जैसा हमने शुरू में कहा था, इसी 79 AD के विस्फोट के दौरान प्लिनी द यंगर ने वो ज्वालामुखी बिजली देखी थी। हाँ, तो देखिए कैसे इतिहास, भूगोल और विज्ञान सब यहाँ आकर जुड़ गए। बिल्कुल। तो ये थी 10 नवंबर 2025 के लिए हमारी समसामयिक घटनाओं की गहन पड़ताल का पहला भाग। हमने ज्वालामुखी से लेकर नौसेना तक, सरकारी योजनाओं से लेकर प्राचीन अवशेषों तक कई जरूरी विषयों को छुआ। उम्मीद है ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी में आप सबके लिए मददगार साबित होगी। हमारी कोशिश रही कि अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी के मुख्य बिंदुओं को सरल और स्पष्ट तरीके से पेश किया जाए। अगर आपको ये बातचीत जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली चर्चाओं से भी जुड़े रहें। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज हमने देखा कि कैसे विज्ञान, पर्यावरण, नीति और इतिहास, ये सब क्षेत्र आपस में कितने गुंथे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन या आर्थिक असमानता जैसी जो बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए भविष्य में इन अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को एक साथ लाना, उन्हें इंटीग्रेट करना ही सबसे कारगर रास्ता होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।